प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सबसे पहले याद कीजिए प्रकाश का अपवर्तन, इसका परिभाषा क्या होता है? जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, या आप कह सकते हैं पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है? अब यहां पर समझिएगा, तो इसमें क्या बोला है? सबसे पहले एक लाइन मैंने बना लिया और इधर में मैंने ले लिया विरल और इधर में मैंने ले लिया सघन, और इसमें क्या बोला है एक बार समझिएगा। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, इधर में विरल है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो सबसे पहले यहां पर ये आपतन बिंदु है तो यहां पर अभिलंब खींचेंगे। तो अब यहां पर समझिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सीधे न जाकर अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। इसको सीधे जाना चाहिए था ना, लेकिन अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो यहां पर देखिए आंसर में क्या होगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधा निकल जाती है, सीधा नहीं निकलेगी, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि ये क्या है, अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा ना जाके क्या हुआ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ये आप याद रखिएगा। और एक चीज आपको समझना है, जब प्रकाश की किरण, जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन में अगर लंबवत आती है, लंबवत यानी कि सीधा परपेंडिकुलर, तो सीधा ही चली जाती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण अगर सीधा आती है इस तरीके से लंबवत, इसको बोलेंगे लंबवत या परपेंडिकुलर, तो सीधा चली जाएगी, इसमें कोई रास्ते में विचलित नहीं होगा। ये क्लियर है। अब चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर को एक बार पढ़ के समझिए, लेकिन आराम से पढ़िएगा, सीखिएगा, समझिएगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और अभी कंटिन्यू फिजिक्स का क्लास चल रहा है और जिसमें प्रकाश से रिलेटेड यानी कि परावर्तन या अपवर्तन या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न को ही मैं ला रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कंटिन्यू वीडियो को देखने का प्रयास करिए। तो इसमें क्या बोला है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है? मैंने अभी जस्ट बताया। जैसे मान के चलते हैं इधर में विरल है, इधर में विरल माध्यम है और इधर में सघन माध्यम है, तो ये दोनों माध्यम को अलग करने वाला रेखा या जो भी है, क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, यानी कि ये क्या है, ये जो लाइन है वो सतह है, तो दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह है, तो उसी सतह के लंबवत, यानी कि इस तरीके से लंबवत यानी कि सीधा आ रही है। सीधा का मतलब ऐसे भी सीधा ही होगा, लेकिन जब इस तरीके से है ना तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे या लंबवत कहेंगे। तो लंबवत जब आती है ना तो बिना रास्ते में विचलित हुए सीधा चली जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से कहाँ पर लिखा हुआ है, ए में क्या है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ये नहीं होगा। बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, तो बी ऑप्शन राइट हो गया, बिना मुड़े हुए सीधा निकल जाती है। जब दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब लंबवत आती है प्रकाश की किरण तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। 4 नंबर को समझिए, एक बार समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो साइंस है ना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये बारीकी से समझने वाला चीज़ है। जब तक आप छोटा छोटा चीज़ों को आप नहीं समझेंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आ पाएगा, और जब तक पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है ना तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कोई भी नहीं जानता है, प्रश्न किस तरीके से आएगा कोई नहीं जानता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर अच्छा से सीखे रहेंगे ना तो आप आंसर दे सकते हैं। तो 4 नंबर में क्या बोला है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? जैसे आप कभी चापाकल से पानी भरे होंगे बाल्टी में स्नान करने के लिए या किसी भी यूज के लिए भरे होंगे, तो क्या होता है, इसमें क्या बोला है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होता है। अगर आप बाल्टी में पानी भरेंगे और ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा ना कि बाल्टी का गहराई कम हो गया, बाल्टी चपटा दिखाई देने लगा, ऐसा आपको महसूस होता है। तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर समझिए,
जैसे पानी में मछली है तो अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। या आप पानी में या बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें सिक्का डाल दिए तो सिक्का अपना स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। या पानी से भरा हुआ बाल्टी में एक छड़ी आप डाल दिए तो छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। या आप पानी में जाते हैं कभी नदी में या तालाब में तो आप किनारे में बैठ के अपना पैर को पानी में डुबाते हैं तो आपका पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। या पानी में आप लोटा को डाल दीजिए तो लोटा चपटा दिखाई देगा। या कोई भी बर्तन आप वहाँ पर डालिए, जैसे बाल्टी हो गया, तो वो चपटा दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो क्लियर हो चुका है और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और तारे भी टिमटिमाते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण। और सूर्य सुबह और शाम यानी कि उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ये सब मैं काफ़ी पहले डिस्कस कर चुका हूँ और कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो इस तरीके से आप अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है तो आप नहीं छोड़ेंगे। या आप देखिएगा इतना सीखने के बाद अगर आप लुसेंट का जो मोटा वाला ऑब्जेक्टिव किताब है ना उसमें आप उसको खोलिए और उसमें आप सही आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है। अपवर्तन तो होता है लेकिन क्यों होता है ये बोल रहा है। तो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन जो होता है ना, हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये क्यों होता है? तो प्रकाश के गति में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ये सही है, तो ए ऑप्शन सही है। अपवर्तन जो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ही अपवर्तन होता है। क्लियर है? अब चलते हैं अगला प्रश्न। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? देखिए इसी तरीके से छोटा छोटा पॉइंट आपको याद करना है। आपसे क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए मैं हर एक तरह का प्रश्न को आपके सामने ला रहा हूं। तो यहाँ पर समझिएगा, ये तो सबसे पहले एक सतह मैंने खींच लिया और इधर में मैंने ले लिया सघन माध्यम। समझने का प्रयास कीजिएगा। इधर में सघन, इधर में विरल मैंने ले लिया। आप उल्टा भी ले सकते हैं, इधर में सघन इधर में विरल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या बोला है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में एक प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आपतन बिंदु है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले लंब खींचेंगे इस तरीके से। तो क्या होगा? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये जो प्रकाश का किरण है ना, अभिलंब से दूर चली जाती है। यानी कि इसको सीधा इधर जाना चाहिए था लेकिन दूर हो गया। तो दूर हो गया। अब समझिएगा, अगर सीधा जाता ना तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता। अगर सीधा जाता तो यहाँ का कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता अगर सीधा जाता, विचलित नहीं होता अपने रास्ते से तब। लेकिन अपने रास्ते से विचलित हो गया, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन इधर चला गया, अभिलंब से दूर हो गया। तो दूर हो गया तो यहाँ का एंगल ज्यादा हो गया ना। तो यही चीज आपसे पूछा गया है, यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण अधिक होगा या बड़ा होगा या ज्यादा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है? दोनों कोण बराबर होते हैं? नहीं। आपतन कोण बड़ा होता है, ये बोल रहा है कि आपतन कोण बड़ा होगा, नहीं होगा। अपवर्तन कोण बड़ा होता है, सी ऑप्शन सही है। यानी कि अपवर्तन कोण, इधर वाला क्या है? अपवर्तन कोण। जैसे इधर से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जा रही है तो इधर में जो कोण बना है वो क्या है? आपतन कोण। और ये क्या है? अपवर्तन कोण। तो ये ज्यादा है ना इससे, तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा या ज्यादा होगा या अधिक होगा, इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अगला प्रश्न 7 नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से अगर आप फिगर बना बना के सीखेंगे, समझेंगे ना, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब भी मैं अच्छा पढ़ाने का कोशिश करता हूँ उसी समय लोग नहीं देखते हैं वीडियो को, तो मेरा भी मनोबल टूट जाता है। आप सीखिए, समझिए क्या बोल रहा है इसमें 7 नंबर में। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। आप देखे होंगे, कभी भी आप ये चैप्टर पढ़े होंगे, 10 क्लास में तो है, आप देखते होंगे। जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ प्रिज्म, इस तरीके से। मैं पूरा प्रिज्म तो नहीं बना रहा हूँ,
तो इस तरीके से अगर कोई प्रकाश की किरण इसमें जाती है तो आप देखे होंगे कि 7 कलर में इस तरीके से बढ़ जाता है, तो नीचे की ओर झुक जाता है ना, क्या ऊपर की ओर जाता है? नहीं, नीचे की ओर, तो आधार की तरफ मुड़ जाता है। ये आधार है ना, ये आधार है, आधार की तरफ मुड़ जाती है। तो इसमें क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म, कांच का जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? ऊपर की ओर, यानी कि शीर्ष की ओर मुड़ती है या आधार की ओर? तो आधार की तरफ मुड़ जाती है। तो ऑप्शन को देखिए, प्रिज्म के शीर्ष की ओर, ऊपर ये शीर्ष है ना, तो ऊपर की ओर मुड़ रही है क्या? नहीं। प्रिज्म के आधार की ओर, तो प्रिज्म की आधार की ओर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम में क्या आएगा कोई नहीं जानता, इसीलिए हर एक तरह का प्रश्न को आप सीखिए, समझिए। ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर जैसे प्रकाश है उसको आप खोले, 2-4 प्रश्न को याद कर लिए और समझ लिए कि ये चैप्टर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। बहुत प्रश्न है, बहुत तरह का प्रश्न है, बहुत तरह का पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आपको सीखना होगा, समझना होगा। और हवाई पढ़ाई मत कीजिए, अच्छा से स्टडी करिए, तभी आप आज के ज़माना में नौकरी ले पाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक ले लेता हूँ, उत्तल लेंस। ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। और मैं यहाँ पर ये मुख्य अक्ष, तो कोई बिंदु स्रोत से, अब यहाँ पर समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई बिंदु स्रोत है, इधर में प्रकाश निकल रही है और इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, लेंस में जा रही है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये इधर की ओर जाएगी, ये इधर की ओर जाएगी, ये इधर की ओर जाएगी, ये इधर की ओर जाएगी। यहाँ पर मिला तो इसी बिंदु को बोला है कि इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को फोकस कहते हैं। लेकिन अगर आप अवतल लेंस लिए हुए रहते तो क्या होता, इधर न जाके इधर ही, मतलब कि आभासी होता, आभास होता कि इधर में रिटर्न हो रहा है। क्लियर है ना? तो किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित हो रहा है, जैसे लेंस में गया, लेंस में जाने के बाद इधर में क्या हुआ, अपवर्तित हुआ, तो अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देख लीजिए, ए ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, अगर आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम होगा। एक बार सीखिए भाई, अच्छा से सिखा रहा हूँ, सीखने का प्रयास करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं फिर से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद, और इससे पहले मैंने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का मैंने एक वीडियो बनाया था कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। और इसके बाद मैं बताऊंगा उत्तल लेंस का, कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और इसका कम से कम 6 या 7 कंडीशन होता है। वो 7 कंडीशन को आप अगर याद कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। देखिए, प्लास्टिक या फाइबर लेंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। पानी का भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी भी पारदर्शी है, शीशा की तरह ही है, पानी का भी यूज कर सकते हैं। कांच का तो करते ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अभी आप लेंस देखते होंगे चश्मा में या कहीं पर भी जो लेंस बना हुआ है वो तो कांच का होता ही है जनरली। तो प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है, पानी का भी बनाया जा सकता है, और कांच का तो जनरली होता ही है। मिट्टी का आप नहीं बना सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर दर्पण की बात करें तो सिर्फ अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। दर्पण की बात करें तो अवतल लेंस, और दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण, और लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस। तो देखते हैं इसमें क्या है, कांच की समतल पट्टी नहीं होगा, उत्तल लेंस तो है, अवतल लेंस इनमें से कोई नहीं, तो उत्तल लेंस में
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या बोला था, निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस। तो इस तरीके से आपको सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप सही जवाब दे पाएंगे। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, आप देखते होंगे, कभी एग्जाम दिए होंगे, या आपके पास जो प्रैक्टिस सेट है या लुसेंट का किताब होगा उसमें आप देखिए इसी तरह का प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन उत्तल लेंस। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, एक बार यहाँ पर मैं समझा ही देता हूँ। तो ये क्या है, उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। क्या बोला है, ये तो यहाँ पर ओ, ये लेंस है और इधर में फोकस है। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, लेंस और फोकस के बीच में रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको मैं बाद में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का मैं डिस्कस करूंगा कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसे बनेगा, ये मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या बोला था, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच, यानी कि ये लेंस है और ये फोकस है, तो फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो क्या क्या बोला है, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, तो काल्पनिक और सीधा ये राइट आंसर है। काल्पनिक और सीधा यानी कि ए ऑप्शन सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काल्पनिक और उल्टा गलत है, वास्तविक और उल्टा गलत है, वास्तविक और सीधा गलत है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। लेकिन हो सके आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, आपको लगता हुआ रटा हुआ जैसा, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अगला वीडियो में मैं उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब को समझाने वाला हूं, इसीलिए अगला वीडियो जो आने वाला है उसका आप इंतजार कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।